कक्षा 12वीं के कक्षा 12वीं की पुस्तक पाठ्यपुस्तक हिंदी की आरोह आपके रचनाकार परिचय के अगले रचनाकार हैं आपके फणीश्वर नाथ रेणु। पहले इनका परिचय देखेंगे। रेणु जी का जन्म 4 मार्च 1921 को हुआ है। कहाँ हुआ है? औराही हिंगना, जिला पूर्णिया, अब अररिया में चला गया है ये। पहले पूर्णिया जिले में इनका जन्म हुआ है। औराही हिंगना गांव है। 4 मार्च 1921 बिहार में। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं? मैला आंचल, परती परिकथा, दीर्घतपा, जुलूस, कितने चौराहे, ये इनका उपन्यास है। और भी इनके उपन्यास हैं। आप लोगों को के लिए इतना काफ़ी है, इतना याद रखेंगे। फिर ठुमरी, अग्निखोर, आदिम रात्रि की महक, एक श्रावणी दोपहरी की धूप, ये इनका कहानी संग्रह है। फिर ऋणजल धंजल, वन तुलसी की गंध, श्रुत अश्रुत पूर्व, ये इनका संस्मरण है। फिर ऋणजल धंजल ये रिपोर्टाज भी है, ये रिपोर्टाज में आता है। इनका एक और रिपोर्टाज है, नेपाली क्रांति की कथा। और इनके संपूर्ण रचनाओं को रेणु रचनावली में संकलित किया गया है, जो कि 5 खंडों में है। इनके संपूर्ण साहित्य को इसमें संकलित किया गया है। इनका निधन कब हुआ? 11 अप्रैल 1977 पटना में। लिखते हैं, कुछ ऐसे चरित्र होते हैं जो प्राण प्रतिष्ठा पाते ही अपने सृजनहार के बंधे बंधाए नियम कानून, नीति अथवा फॉर्मूले को तोड़कर बाहर निकल आते हैं और अपने जीवन को अपने मन के मुताबिक गढ़ने लगते हैं। और ये जरूरी भी है कि अपने जीवन को लोग अपने मन के मुताबिक गढ़ें। किसी के फॉर्मूले, किसी की नीति, किसी के नियम कानून जो बंधे बंधाए परंपराओं में बंद करके अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश ना करें, क्योंकि किसी और के हिसाब से आप अपने जीवन को बेहतर बना भी नहीं सकते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि अपने जीवन को अपने मन के मुताबिक गढ़ना। उसके लिए चाहे कोई भी नियम कानून तोड़ना पड़े, कोई भी फॉर्मूला को तोड़ना पड़े। देखते हैं, हिंदी साहित्य में आंचलिक उपन्यासकार के रूप में प्रतिष्ठित कथाकार फणीश्वर नाथ रेणु का जीवन उतार चढ़ावों एवं संघर्षों से भरा हुआ था। किस प्रकार के उपन्यासकार थे? आंचलिक। आंचलिक क्या होता है? जो किसी विशेष अंचल, जिसमें कि ग्रामीण जीवन की चेतना, ग्रामीण समाज का चित्रण हो, एक अंचल विशेष, उनकी भाषा में वो भाषा वही हो जो कि गांव घर की बोलचाल की भाषा है, उन्हीं के शब्दों का भी प्रयोग करे, वही कहानी कथा वस्तु भी वहीं से उठाए, यही आंचलिकता है। आंचलिक विषय वस्तु, आंचलिक भाषा की एक अपनी खुशबू है, जो कि आपको रेणु जी के साहित्य में देखने को मिलेगा। साहित्य के अलावा विभिन्न राजनीतिक एवं सामाजिक आंदोलनों में भी उन्होंने सक्रिय भागीदारी की। उनकी यही भागीदारी एक और देश के निर्माण में सक्रिय रही, दूसरी ओर रचनात्मक साहित्य को नया तेवर देने में सहायक रहा। 1954 में उनका बहुचर्चित आंचलिक उपन्यास क्या आया? मैला आंचल। कब आया है? 1954 में प्रकाशित हुआ, जिसने हिंदी उपन्यास को एक नई दिशा दी। हिंदी जगत में आंचलिक उपन्यासों पर विमर्श मैला आंचल से ही प्रारंभ हुआ। कि आंचलिक उपन्यास क्या है, इसकी विषय वस्तु कैसी होती है, इसके पात्र कैसे होते हैं, इसकी भाषा कैसी होती है। इन विमर्शों का प्रारंभ कब से हुआ? रेणु जी के मैला आंचल से, 1954 के बाद से। आंचलिकता की अवधारणा ने कथा साहित्य में गांव की भाषा, संस्कृति, वहाँ के लोक जीवन को केंद्र में ला खड़ा किया। गांव की भाषा, गांव की संस्कृति और वहाँ का लोक जीवन, वहाँ का
कैसा परिवेश, किस परिवेश में वहाँ का जनजीवन व्यतीत हो रहा है, उसको साहित्य के केंद्र में लाके खड़ा कर दिया है। तो लोकगीत, लोकोक्ति, लोक संस्कृति, लोक भाषा, लोक नायक की इस अवधारणा ने भारी भरकम चीज एवं नायक की जगह अंचल को ही नायक बना डाला। जहाँ पहले उपन्यासों में एक व्यक्ति विशेष की बात की जाती थी, उसके इर्द गिर्द कहानियाँ आगे बढ़ती थी। अब इस उपन्यास से क्या हुआ, एक अंचल को, मतलब एक जगह को, उस जगह को नायक बना दिया गया। बाकी पात्र इसके अंदर हैं, नायक कौन है, वो जगह। अंचल को ही नायक बना दिया। उनकी रचनाओं में अंचल कच्चे और अनगढ़ रूप में ही आता है। मतलब जो जैसा अंचल है वो उसी रूप में आ रहा है, कच्चे और अनगढ़ रूप में। उसको किसी विशेष प्रकार से गढ़ करके, उसको मढ़ करके आपके सामने, पाठकों के सामने पेश नहीं किया गया है। वो जैसा है बिल्कुल उसी तरह से, अपनी तरफ से कुछ भी उसमें रंग रोगन नहीं चढ़ाया गया उस पर। इसलिए उनका यह अंचल एक तरफ सस्य श्यामला है। उनका अंचल कैसा है, सस्य श्यामल, और दूसरी तरफ धूल भरा और मैला भी है। जैसे एक सुंदर भी है लेकिन धूल से भरा हुआ भी, मतलब उसमें जो एक क्षेत्र विशेष की जो खूबियां हैं वह भी, जो समृद्धि है वह भी इस उपन्यास में दर्शाया गया है। और धूल भरा और मैला, जो उसमें ऐसे चीज़ जो कि हाशिए पर खड़े हैं, उनको भी इसमें बराबर जगह दी गई। यहाँ तक कि इन चीज़ों को अधिक ही उभारा गया है, क्योंकि इसका फलक बड़ा है। जो सस्य शामिल है, जो समृद्धि है वो इतना है, और जो जिसको मैला कर सकते हैं, धूल भरा कर सकते हैं, या फिर जो समृद्ध नहीं है, जहाँ गरीबी है, जहाँ पर कि देश की सच्ची तस्वीर है, जहाँ समस्याएं हैं, वो इस तरह से अंचल में। और सस्य श्यामल समृद्धि इतना ही है। पहले लोग इस पे ही बात करते थे, अब है कि इन्होंने इन सभी चीज़ों पर बात किया, इन सभी चीज़ों को अपने उपन्यास में जगह दिया, इसको भी जगह दिया। कहते हैं स्वतंत्रोत्तर भारत में जब सारा विकास शहर केंद्रित होता जा रहा था, जब सारा विकास शहर में हो रहा था, ऐसे में रेणु ने अपनी रचनाओं में अंचल की समस्याओं की ओर भी लोगों का ध्यान खींचा। समस्याएं अंचल में भी है, इस पर लोगों का ध्यान नहीं है। सिर्फ शहरीकरण, बाजारवाद, इन सब चीज़ों पे जब स्वतंत्रता के बाद जब सारा ध्यान इधर केंद्रित था, बजट का सारा हिस्सा शहरों की तरफ जाता था, शहरें बसाने में लगी हुई थी सरकार, तब इन्होंने अपने उपन्यास के माध्यम से अंचल की समस्याओं को, ग्रामीण जनजीवन की समस्याओं को, छोटे लोगों की समस्याओं को एक राष्ट्रीय फलक पर उभारने का प्रयास किया। उनकी रचनाएं इस अवधारणा को भी पुष्ट करती हैं कि भाषा की सार्थकता बोली के साहचर्य में ही है। भाषा की सार्थकता क्या है? बोली के साहचर्य में। और आपके पाठ्यक्रम में इनकी कौन सी कहानी लगी हुई है? पहलवान की ढोलक। कहते हैं कि फणीश्वरनाथ रेणु की प्रतिनिधि कहानियों में पहलवान की ढोलक भी शामिल है। यह कहानी कथाकार रेणु की समस्त विशेषताओं को एक साथ अभिव्यक्त करती है। रेणु की लेखनी में अपने गांव, अंचल एवं संस्कृति को सजीव करने की अद्भुत क्षमता है।
ऐसा लगता है मानो हर एक पात्र वास्तविक जीवन ही जी रहा हो। ये तो बात सही है। जब आप रेणु जी की कोई भी रचना को पढ़ेंगे तो आपको यह लगेगा कि यह पात्र हमारे गांव के आसपास, हमारे अंचल के आसपास ऐसे पात्र हैं। लगेगा कि इस पात्र से हम पहले परिचित हैं। कोई अनजान पात्र का सृजन नहीं करते हैं रेणु जी, उसी का करते हैं जो कि हमारे समाज में मौजूद हैं। और इनकी लेखन शैली ऐसी है, लगता है कि जो पात्र उनकी कहानियों में है, जो पात्र उनके उपन्यासों में है, वह वास्तविक जीवन ही जी रहा है। पात्रों और परिवेशों का इतना सच्चा चित्रण अत्यंत दुर्लभ है। जो पात्र और परिवेश का इतना सच्चा चित्रण, ऐसा लगता है कि एकदम शब्द चित्र बना दिए गए हों, हम उस चीज़ को देख रहे हैं अपने समाज में। अत्यंत दुर्लभ है, ये कहीं और देखने को नहीं मिलता है हिंदी साहित्य में। रेणु ऐसे गिने चुने कथाकारों में से हैं जिन्होंने गद्य में भी संगीत पैदा कर दिया, अन्यथा ढोलक की उठती गिरती आवाज़ और पहलवान के क्रियाकलापों का ऐसा सामंजस्य दुर्लभ है। इन विशेषताओं के साथ रेणु की यह कहानी व्यवस्था के बदलने के साथ लोक कला और इसके कलाकार के अप्रासंगिक हो जाने की कहानी है। क्या है? जब व्यवस्था बदला, इस कहानी में ही है, जब व्यवस्था बदला, लोगों पर आधुनिकता की जो परत चढ़ने लगी, उससे क्या हुआ, लोग अपने जड़ से कटने लगे और इसमें कलाकार अप्रासंगिक होने लगे, पहलवानी अप्रासंगिक होने लगे। बाद के समय में देखेंगे आपकी नाटक, लोकनाट्य, नुक्कड़ नाटक, ये सब कुछ अप्रासंगिक होने लगे। इन सब चीज़ों का जगह बहुत अलग अलग चीज़ों ने ले लिया है। लोक से जुड़ी हुई जितनी भी एक्टिविटीज़ पहले होती थी, वो सब आप धीरे धीरे देखेंगे कम होता जा रहा। अभी के समय में तो बहुत ही कम होता जा रहा। अब तो फिजिकल एक्टिविटी में स्पोर्ट्स, बहुत सारे खेल भी धीरे धीरे अप्रासंगिक होने लगे हैं, लोग उधर नहीं जा रहे हैं। राजा साहब की जगह नए राजकुमार का आकर जम जाना सिर्फ व्यक्तिगत सत्ता का परिवर्तन नहीं, बल्कि ज़मीनी पुरानी व्यवस्था के पूरी तरह उलट जाने और उस पर सभ्यता के नाम पर एकदम नई व्यवस्था आरोपित हो जाने का प्रतीक है। यह भारत पर इंडिया के छा जाने की समस्या है, जो लुट्टन पहलवान को लोक कलाकार के आसन से उठाकर पेट भरने के लिए हाय तौबा करने वाली निरीहता की भूमि पर पटक देती है। क्या पहले वो कलाकार था, अब क्या है, अब वो सिर्फ उसको एक कलाकार, जब कला का ह्रास होता है या फिर कला को मंच नहीं मिल पाता है, उसको दर्शक नहीं मिल पाता है, तो पेट भरने की समस्या आ जाती है। वही इस कहानी में बताया गया है। ऐसी स्थिति में गांव की गरीबी पहलवानी जैसे शौक को क्या पालती, गरीबी पहलवानी जैसे शौक को क्या पालती। फिर भी पहलवान जीवट ढोल के बोल में अपने आप को न सिर्फ जिलाए रखता है, बल्कि भूख व महामारी से दम तोड़ रहे गांव को मौत से लड़ने की ताकत भी देते रहता है। और उस समय भूख और महामारी भी भारत में फैली हुई थी, उसका भी जिक्र आपकी इस कहानी में है। कहानी के अंत में भूख महामारी की शक्ल में आए मौत के षड्यंत्र जब अजय लुट्टन की भरी पूरी पहलवानी को फटे ढोल की पोल में बदल देते हैं, तो इस करुणा त्रासदी में लुट्टन हमारे सामने कई सवाल छोड़ जाता है। वह पोल पुरानी व्यवस्था की है या कि नई व्यवस्था की, या कला की प्रासंगिकता व्यवस्था की मुखापेक्षी है अथवा उसका कोई स्वतंत्र मूल्य भी है। जो कला है उसकी प्रासंगिकता क्या है, क्या कला का एक स्वतंत्र मूल्य है या नहीं है, या फिर वो व्यवस्था से ही जुड़ा हुआ है। व्यवस्था जैसे चाहे कला उतनी ही मात्रा में कला का विकास होगा या फिर ह्रास होगा। तो अपनी स्वतंत्र
तो अस्तित्व है भी या नहीं है। और अभी के समय में हम देख रहे हैं कि जितनी भी लोक कलाएँ थी उसमें दिन ब दिन गिरावट ही देखने को मिल रहा है। इसको बनाए रखने, इसको बचाए रखने और इसको बढ़ाने का भार हम सबके कंधों पर है। मनुष्यता की साधना और जीवन सौंदर्य के लिए लोक कलाओं को प्रासंगिक बनाने हेतु हमारी क्या भूमिका हो सकती है? निश्चय ही यह पाठ हमारे मन में ऐसे कई प्रश्न छोड़ जाते हैं। ये आपका सारांश हो गया पहलवान की ढोलक का। और कलाओं को, चित्रकलाओं को हर बच्चों में कुछ न कुछ ये स्किल होना चाहिए। स्पोर्ट्स खेलने का स्किल होना चाहिए, लोक कला से जुड़ा हुआ होना चाहिए, नाटकों से जुड़ा हुआ होना चाहिए, गीत से जुड़ा हुआ होना चाहिए। जो व्यवस्था मतलब सिर्फ राजनीतिक व्यवस्था नहीं, बाजारवाद भी, जिस प्रकार के लोगों के हाथ में बाजार के संचालन का बागडोर है, वो अपने फ़ायदे के लिए जिस प्रकार की कलाओं को हमारे समाज में या फिर हमारे मन तक पहुंचा रहा है, और हम उसी कलाओं में उलझ के रह जा रहे हैं। जो हमारी अपनी परंपरा थी, जो हमारे अपने लोक कला थे, लोक गीत, लोक संगीत, लोक नृत्य, लोक नाट्य, इन सब से हम लोग कटते जा रहे हैं। ज़रूरत है इन सब चीज़ को बचाने की, बढ़ाने की। उम्मीद है आपको सारांश पहलवान की ढोलक का समझ में आया होगा और रेणु जी का परिचय भी आपने अच्छे से समझा है। तो इससे अगर कोई प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे, आप अच्छे से इसका जवाब दीजिएगा। और पहलवान की ढोलक कहानी भी जल्द ही किसी कक्षा में हम इसको पूरा करेंगे।